वो स्कूल से सीधा घर पहुंची तो किचन में आई, क्योंकि वो सुबह स्कूल जाने से पहले नाश्ता नहीं करती थी और फिर वहां बच्चों के साथ वक्त बिताते उसे काफ़ी भूख लगती थी। वो रास्ते में आते हुए किसी ढाबे वगैरह पर बैठकर खाना खा लेती थी, मगर आज पर्स में मुश्किल से 500 रुपये ही थे और उसे 2 दिन का किराया लगाकर स्कूल भी जाना था। तो उसने घर जाकर खाना खाने का सोचा। जब वो घर पहुंची और किचन में जाकर उसने पतीले का ढक्कन उठाया तो वहां बिल्कुल खाली था। उसने फ्रिज में कुछ तलाशने के लिए दरवाज़ा खोला तो वहां लॉक था। आंखों में आंसू भर आए उसने हॉट पॉट से एक रोटी निकाली और उस पर नमक मिर्च लगाकर खाने लगी, मगर गले में और सीने में जलन महसूस होने लगी थी। लेकिन पेट की आग भी तो बुझानी जरूरी थी। वो बचपन से ही ये सितम सहती आ रही थी। जब वो 8 साल की थी तो उसकी माँ मर गई थी और बाप तो पैदा होते ही उसे छोड़कर चला गया था। 10 साल की हुई तो बड़े भाई की शादी हो गई और भाभी ने घर आते ही पूरे घर पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर 3-4 साल बाद छोटे भाई की शादी हुई तो वो मोहब्बतों से बिल्कुल ही दूर हो गई थी। भाई जो थोड़ा बहुत प्यार करते थे, अब वो भी बदगुमान रहने लगे थे। वो बचपन से ही महरूमियों के बीच पली थी, लेकिन फिर भी ये जुल्म कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। शाम को वो बरामदे में बैठी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी कि रिश्ते वाली मौसी के साथ एक औरत आई। वो यहीं कहीं किसी रिश्ते के लिए देखने के लिए आई थी, मगर लड़का पसंद नहीं आया था, तो अब पानी पीने के इरादे से उनके घर आ गई थी। क्योंकि भाभी से उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी तो आती जाती रहती थी। इश्का ने उठकर उन्हें पानी दिया और दोबारा बच्चों के साथ बैठ गई। मगर रिश्ते वाले के साथ जो औरत आई थी वो जाते जाते अपने भतीजे का रिश्ता इशिका के लिए दे गई। इशिका ने काफ़ी विरोध किया, मगर भाइयों ने इस बार उसकी शादी करने की ठान ली थी। वो बेबसी से बस न चाहते हुए भी हाँ बोल गई थी। वैसे भी जिसे चाहा था वो 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया था, तो अब किसके सहारे जीती। कोई तो था, कोई भी तो होता, उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर एक बात वो सोच चुकी थी, अब वो इस घर में कभी वापस नहीं लौटेगी। दिल तो मर चुका था, अब चाहे कोई भी होता उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि यहाँ अपने ही उसके साथ इतने जुल्म किए करते थे, तो गैरों से वो क्या उम्मीद रखती थी। एक वक्त था जब उसने एक हसीन जिंदगी के सपने सजाए थे, जिसमें पति उसका दीवाना हो, उसके अपने बच्चे हों, उसका छोटा सा घर हो और वो स्वर्ग जैसा हो। मगर वो सपना पूरा होते होते रह गया। उसकी जिंदगी में रोहित आया था, मगर इससे पहले कि वो उसे अपने स्वर्ग में ले जाता और उसके साथ अपनी जिंदगी शुरू करता, वो उसे छोड़कर चला गया। बॉर्डर पर लड़ते लड़ते शहीद हो गया और फिर दोबारा कभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। वो बेचैनी के आलम में लॉन्ज में इधर उधर टहलकर अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था, जो रात के 1 बजे भी घर से बाहर थी। अचानक ही बाहर टायर चरचराने की आवाज़ आई। उसकी नज़रें दरवाजे पर टिकी, जहां से उसकी बीवी काफ़ी बेहुदा कपड़े पहने लड़खड़ाती हुई अंदर चली आ रही थी। कहाँ से आ रही हो तुम? बर्दाश्त के बावजूद उसकी दहाड़ पूरे लॉन्स में गूंजी थी, जो उसके तेज गुस्से की निशानी थी। मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, उसकी बीवी सुनैना ने लड़खड़ाते हुए बदतमीज अंदाज में कहा। उसकी बदतमीजी पर जयसिंह के गुस्से का पैमाना भर चुका था और उसने एक थप्पड़ अपनी पत्नी के मुंह पर जड़ दिया था। उसका भारी हाथ पड़ते ही वो लड़खड़ा कर सोफे के पास गिर पड़ी हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम्हारी बंदी नहीं हूँ, इतना भी नहीं पता कि पत्नी की इज्जत कैसे की जाती है? सुनैना गुस्से से लड़खड़ाते अंदाज में बोली थी। तुम्हारी इज्जत करूं, जो औरत औरत कहलाने के लायक ही नहीं, तुम जैसी को तो मैं कभी बर्दाश्त ना करूं, लेकिन आज तुमने हद पार कर दी है। तुम मेरी सो कॉल्ड इज्जत हो, जो अपने आप को किसी और के वेट की शोभा बना चुकी हो। जयसिंह के सर्द और ठंडे लहजे पर वो 2 पल के लिए घबरा गई थी, फिर ढीठ बनते हुए अपनी बात जारी रखी। हाँ तो ठीक है, जब सच सामने आ ही गया है तो छुपाने की कोई फायदा नहीं है। मुझे तलाक चाहिए तुमसे, अभी और इसी वक्त, उसने ठिठाई से कहा। उसके बेशर्म लहजे पर उसे बहुत गुस्सा आया था। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अपने बच्चों की परवाह है या नहीं?
जयसिंह बेयकीनी से बोला, बच्चे, मेरे बच्चे नहीं, सिर्फ अपने बच्चे कहो। मेरे लिए तो वो सिर्फ पाँव में बंधी जंजीरें हैं जो तुमने बांधी हैं, बाकी मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। वैसे भी ऐसे बदतमीज बच्चों की माँ कहलाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि ऐसे बच्चे मर ही जाएं ताकि मेरी जान छूट जाए। उसकी बात पर जयसिंह के गुस्से से आग लग गई थी। बस, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। खबरदार जो तुमने एक और शब्द भी मेरे बच्चों के बारे में कहा। अरे पत्थर दिल औरत, कम से कम बोलने से पहले ये तो सोच लेती कि सगी माँ हो तुम उनकी। मगर तुम तो डायन हो जो अपने ही घर को खा जाना चाहती हो। कमरे में जाओ और कल तक का इंतजार करो, कल तुम्हें तलाक मिल जाएगी। वो टूटे कदमों से अपने कमरे में चला गया था, जबकि पीछे खड़ी रह गई थी सुनैना। उसके लबों पर एक सुकून भरी मुस्कान बिखर गई थी, जैसे उसे आज़ादी का परवान मिल गया हो। और अगले ही दिन उसने अपने कहे अनुसार जयसिंह से तलाक के पेपर उसके मुंह पर दे मारे थे। उसका एक दोस्त वकील था और उसने ये काम फटाफट करा दिया था। जयसिंह भी एक ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। कुछ ही घंटे में काम पूरा करवा कर वो पेपर ले आया था, जबकि सुनैना को तो उम्मीद ही नहीं थी कि जयसिंह इतनी जल्दी उसे तलाक देकर उसका रास्ता साफ कर देगा। वो अपने चमकते कल की खातिर अपना आज बर्बाद नहीं करना चाहता था, मगर सुनैना को इस बात का कोई गम नहीं था। उसको अपनी आने वाली जिंदगी चमकती हुई दिखाई दे रही थी, मगर पीछे मासूम बच्चों को जिस तरह छोड़ कर गई थी, उसने जय को बहुत तकलीफ दी थी। आज से कई साल पहले वो पहली बार उससे मिला था और मिलते ही उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। कुछ समय के बाद ही दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थी। फिर जय ने उससे शादी और कुछ समय बाद ही सुनैना की हकीकत खुलने लगी। वो सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ थी और पैसों की बात ही वो अपना रंग रूप तक बदल चुकी थी और आज उनके रिश्तों ने आखिरी सांस ले ली थी। सुनैना ने एक पल के लिए भी अपने जुड़वा बच्चों की ओर नहीं देखा था। वे मासूम से बच्चे जिनकी उम्र अभी सिर्फ 4 साल थी, उन्हें बेसहारा छोड़कर चली गई थी। 2 महीने बीत चुके थे। पहले तो वो थोड़ा बहुत बच्चों को देख लेती थी, लेकिन अब बिल्कुल ही नहीं। बच्चे नौकरों के सहारे पल रहे थे। उसकी बुआ जी गांव से आई तो बच्चे और उसकी हालत देखकर उन्हें दुख हुआ था। आज जब वो ऑफिस से वापस आया तो बुआ जी उसके पास बैठकर उसे शादी के लिए मजबूर करने लगी। मैं शादी नहीं करना चाहता। अगर सगी माँ उनकी नहीं बन सकी तो सौतेली माँ क्या बनेगी? वो सर झटक कर बोला, बेटा, बच्चे बहुत डरे हुए हैं। मैं पिछली बार भी आई थी, तुम्हारी बीवी के रवैये की वजह से बच्चे अपनी माँ से बहुत डरते थे और अब शायद तुम्हारे घर की नौकरानियाँ उनके साथ कोई बुरा सलूक करती हैं। तुम्हें क्या पता, तुम तो सारा दिन घर से बाहर होते हो। बेचारे 4 साल के भी नहीं हुए हैं और इतने से बच्चों को माँ की बहुत ज़रूरत होती है। मेरी नज़र में एक लड़की है, मेरे जानने वालों में बहुत अच्छी है। उनके हालात भी तुम्हारे जैसे ही हैं, बड़ी दुखी है और तुम्हारे दुख को समझेगी, तुम्हारे बच्चों के दुख को समझेगी। मैंने एक दुनिया देखी है, इन बूढ़ी आंखों से मैंने बच्चों की आंखों का दर्द देखा है और मुझे यकीन है वो तुम्हारे बच्चों को संभाल सकती है। मैं वहाँ 1 घंटा बैठी थी, उसे बच्ची को देखा कैसे बच्चों को प्यार से पढ़ा रही थी। माथे पर एक भी बल नहीं। और मुझे रिश्ते वाले ने बताया घर वालों ने सितम ढाए हैं उस बेचारी पर, लेकिन उसके बावजूद भी वो उफ तक नहीं करती। तुम एक बार हाँ बोल दो मेरे बच्चा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, बुआ जी ने कहा। मगर वो प्यार से इनकार करते हुए उठकर खड़ा हो गया था। जय ने सोच लिया था वो सुनैना के बाद किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। मोहब्बत के रूप में जो वो लालची लड़की उसे धोखा देकर आई थी, उसने जय को तोड़कर रख दिया था। उसे औरत जात से ही नफरत हो गई थी, जो कि पैसों के आगे किसी भी रिश्ते को कुछ नहीं समझती थी। सुनैना ने तो उसे और उसके 4 साल के बच्चे तक की परवाह नहीं की थी। जय ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपने बच्चों के लिए अकेला ही काफ़ी है, कोई दूसरा कभी उसके बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाएगा। मगर बुआ जी ने भी जैसे उसे मनाने की ठान ली थी। आज जब वो घर पहुंचा तो नौकर को बच्चों पर चिल्लाते देख वो पागल सा हो गया था। उसी वक्त उसने नौकर को घर से निकाल दिया, मगर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगा। बच्चों के लिए उसने जो अपने आप से कभी शादी न करने का वादा किया था,
आज अपने बच्चों के फ्यूचर और खुशी के लिए तोड़ दिया था और बुआ की बताई हुई लड़की से शादी करने का इरादा कर लिया था। मगर उसने सोच लिया था कि वो मोहब्बत जैसी गलती दोबारा नहीं करेगा, बल्कि उस लड़की को भी अपने से कोसों दूर रखेगा, क्योंकि वो ये शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहा था। आज सादे से कपड़ों में बुआ जी के साथ अपने होने वाले ससुराल पहुंचकर कुछ ही देर बाद उसे एक कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी देर गुजरी तो एक लड़की अंदर दाखिल हुई, जिसका चेहरा हर तरह से जज्बात से खाली लग रहा था। चेहरे पर खुशी की कोई चमक नहीं थी। फिर कुछ देर बाद उसके भैया भाभी भी आकर बैठ गए। उन्हें इश्का की शादी की बड़ी जल्दी थी। अगले दिन ही उन लोगों ने शादी का दिन रख दिया था। ये तय पाया गया कि शादी बहुत सादगी से की जाएगी और अगले दिन ही जय इश्का से शादी करने पहुंच गया था। आंगन में ही पंडित जी ने शादी का इंतजाम कर रखा था। थोड़ी ही देर में शादी संपन्न हो गई थी। जय ने महसूस किया जैसे ही उसने इश्का की मांग में सिंदूर भरा, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे, शरीर पथराने लगा था। उसकी भाभी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे कोई हल्की सी वार्निंग दी थी। उसकी विदाई कब हुई, कैसे हुई, उसे कोई भी होश न था। उसे कब कमरे में पहुंचाया गया, उसे कुछ भी एहसास नहीं था। होश तो तब आया जब उसका नाम का पति अंदर आया था। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की? वो बदतमीजी की तमाम हदें पार करते हुए उसे बेड से नीचे उतारते हुए बोला था, तो वो बौखला कर उठी थी और साथ ही अपने बाजू को सहलाया था, जहां पर उसकी सख्त पकड़ की वजह से लाल निशान पड़ गया था। ये क्या बदतमीजी है? उसके बाहरी स्वरूप पर उसने बोलना जारी रखा था। वो हमेशा दूसरों की बदतमीजी ही क्यों सहे? जैसे भी वो पूरा इरादा बांध कर आई थी कि अब अपने कॉन्फिडेंस को किसी के आगे झुकने नहीं देगी, क्योंकि वो हर जगह बेइज्जत नहीं हो सकती थी। वो इस बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई समझौता करने वाली नहीं थी। मेरी शादी आपसे सिर्फ बच्चों के लिए हुई है, तो भलाई इसी में है कि आप अपनी हद तक सीमित रहें, मेरे करीब आने की कोशिश न करें। जय सिंह ने गुस्से से कहा तो उसे अपने इंसल्ट पर रोना आ गया था। उसने अपना सिर उठाया और सारे संस्कार ताक पर रखते हुए गुस्से से बोली, ये बात आप मुझे आराम से भी समझा सकते थे। मैं चली जाती कमरे से, मगर आपने तो अपनी परवरिश दिखा दी। और आपको ये खुशफहमी क्यों है कि मैं आपके करीब आना चाहूँगी? कहीं की प्रिंस चार्मिंग हैं आप। ना तो मुझे आपसे कोई मतलब है, ना ही आपके पास आने का मुझे कोई शौक है। अगर आपके लिए ये रिश्ता कोई अहमियत नहीं रखता, तो मेरे लिए भी कोई अहमियत नहीं रखता। ये बात आज अपनी दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा। मैं तो खुद आपके पास आना पसंद नहीं करूँगी। वो बोली तो एक बार में बोलती चली गई थी। जय तो हैरान बना उसे देखता रहा था। कहाँ लड़कियां उसके सामने बात करने से पहले 100 बार सोचती थी, और ये लड़की कैसे 2 मिनट में उसकी बेइज्जती कर गई थी। और तो और न सिर्फ उसकी परवरिश का ताना मार दिया था, बल्कि उसकी खूबसूरती जिसे पूरे बिजनेस इंडस्ट्री चाहती थी, उसका भी मजाक उड़ा दिया था। जबकि लड़कियां उस पर जान देती थी, वो खूबसूरती उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, वो तमतमाती हुई दरवाज़ा धाड़ से बंद करके बाहर चली गई थी। जबकि वो अपनी बेइज्जती याद करके कमरे में गुस्से के मारे इधर उधर चक्कर लगाने लगा था। कहाँ देखी थी तुमने ऐसी लड़की और ऐसा एटीट्यूड जो 14 तबाक रोशन कर गई हो? वैसी लड़की टक्कर की है। दिल में ख्याल आया, पर दिमाग ने फौरन जानकारी दी कि अब की बार किसी लड़की के साथ दिल नहीं लगाना और ना ही उसकी बातें और मासूमियत में आना, क्योंकि लड़की का सबसे बड़ा हथियार होता है आंसू और उसकी इस मासूमियत, जिससे मर्द चारों खाने चित हो जाता है। इशिका अपना भारी कामदाम का लहंगा उठाती मुश्किल से चलते हुए कमरे से बाहर निकली थी और इधर उधर देखा कि कोई उसे दिख न ले। मगर वो इस बड़े घर में कमरा कहाँ ढूंढेगी, इस सोच ने उसे परेशान कर दिया था। ये मुश्किल भी जल्दी ही दूर हो गई जब घर की कामवाली उसे हैरत से देखते हुए पास चली आई थी। मैडम जी, आप यहाँ? कुछ चाहिए था आपको? सुमित्रा ने जल्दी से पूछा। मुझे रहने के लिए गेस्ट रूम चाहिए और मेरा बैग जिसमें मेरे कपड़े थे वो भी वहीं पहुंचा देना, उसने सपाट अंदाज में कहा। तो सुमित्रा ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन इश्का के घूरने पर सुमित्रा फौरन खामोश हो गई और जल्दी से उसे गेस्ट रूम की तरफ इशारा कर दिया।
जब इश्का गेस्ट रूम की तरफ बढ़ने लगी तब नौकरानी ने कहा, मैडम जी, मैं किचन में बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिएगा। सुमित्रा ने कहा और वापस पलट गई। वो गुस्से से पैर पटकती गेस्ट रूम में आई थी। थोड़ी ही देर बाद उसका सूटकेस भी गेस्ट रूम में आ चुका था। एक सादा सा सूट निकालकर वो बाथरूम में घुस गई थी ताकि फ्रेश हो सके। ठंडे पानी ने उसके गुस्से पर अच्छा असर डाला था। वो बाथरूम से बाहर आई तो खुद को काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी। लंबे गीले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। उसने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। तभी अचानक उसे भूख का एहसास हुआ। फिर नए घर का ख्याल आते हुए वो खाने का इरादा छोड़कर बेड पर बैठ गई थी। मगर फिर वही पुरानी इश्क अंदर से उठ खड़ी हुई थी और अपनी सारी शर्म साइड पर रखकर वो उस दिशा में चल पड़ी जिधर सुमित्रा बच्चों के लिए दूध गर्म करने गई थी। थोड़ी ही देर में उसे किचन मिल चुका था और अब वो खाने पर अच्छी तरह हाथ साफ कर रही थी। खाना खाने के बाद उसका दिमाग तेजी से चलने लगा और वो आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करने लगी थी। उसने सोच लिया था कि अगर उसका पति उसकी इज्जत करेगा तभी वो उसकी इज्जत करेगी, नहीं तो वो कौन और मैं कौन। वो इस आलीशान से महल में घूमकर अपना खाना डाइजेस्ट करने लगी थी। जब एक कमरे के पास से गुजरी तो उसे बच्चों की आवाज़ आई। भाभी ने उसे जय के 2 बच्चों के बारे में बताया था। ये अलग बात थी कि शादी ठीक से 1 घंटा पहले ही बताया था, मगर इश्का को इस बात से कोई मतलब नहीं था। बच्चों की माँ के चले जाने का सुनकर उसे वैसे भी दुख हुआ था। तभी उसने सोचा क्यों ना बच्चों से भी मिल लिया जाए और वो अंदर आ गई थी। बच्चे उसे देखकर चौंक गए थे, फिर दोनों सहम कर एक साइड पर बैठ गए। बच्चों की आंखों से डर साफ झलक रहा था। उसके दिल पर जैसे एक घूंसा सा लगा था। उनका दुख और अपना दुख एक जैसा लगा। वो भी तो बचपन से तन्हाइयों की मारी थी, जिससे मोहब्बत की, उससे शादी भी हुई, मगर कुछ महीनों बाद ही वो इस बेरहम दुनिया से उसे अकेला छोड़कर चला गया। भाभीियों और भाइयों पर जैसे बोझ सी थी। उसकी ना करने के बावजूद उसकी शादी कर दी गई और अब जब यहाँ आई तो वो कुछ भी सोच कर नहीं आई थी, ना ही इस रिश्ते को निभाना चाहती थी। लेकिन भगवान के हर काम में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ छिपी होती हैं और शायद भगवान की तरफ से ही ये इशारा था कि 2 टूटे हुए दिल जिस तरह से भगवान जोड़ता है उसी तरह भगवान ने बिखरे हुए लोगों को भी आपस में मिला दिया था कि वे आपस में मिलकर पूरे हो जाएं। मेरे पास आओ, उसने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा तो बच्चे झिझकते हुए पास आए। उन्होंने उन्हें जरा सा प्यार किया तो बच्चों ने डर कर एक दूसरे को देखा। थोड़ी देर में बच्चे उससे घुल मिल गए थे। वो जो एक तन्हाई का शिकार थी और इस तन्हाई के चलते कई बार खुद ने मरने की दुआएं मांग चुकी थी, मगर भगवान ने उसकी तन्हाई दूर कर दी थी और उसकी तन्हाई को दूर करने के लिए 2 मासूम भेज दिए थे। मासूम सा सौरिये और एक प्यारी सी गुड़िया जिसका नाम रानी था। काफ़ी ज़्यादा चुलबुली टाइप की थी, लेकिन हालात ने उनकी शरारतों को भी कम कर दिया था। शौर्य काफ़ी खामोश और चुप समझदार लड़का लगता था। उसने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया था और न फिर जाने क्यों सोचते हुए वो उनके पास ही उनके बेड पर लेट गई। पूरी रात वो उन्हें अपने सीने से लगाए रखी और उनसे ढेर सारी बातें करती रही, जिनमें ज़्यादातर उनकी मासूम तारीफ़ें थीं, उनकी मासूम ख्वाहिशों और उनकी तन्हाइयाँ थीं, जिन्हें सुनकर इशिका का दिल और भी अफसोस से सहम गया था। वे मासूम माँ के प्यार के लिए तरस रहे थे। उसने खुद के लिए दिल ही दिल में वादा किया कि वो उनकी सारी ख्वाहिशें जो उन्होंने माँ के लिए सजाई हैं, उन्हें पूरा करेगी और अपनी बेपरवाह मोहब्बत से उनकी ज़िंदगी के इस खालीपन को भर देगी। सुबह जब जय नीचे नाश्ते के लिए मेज़ पर आया तो ये देखकर उसे हैरत का झटका लगा कि शौर्य बड़े लाड से इश्का की गोद में बैठा उसके हाथों से नाश्ता कर रहा था, जबकि एक तरफ बैठी रानी को भी वो एक एक करके निवाले बनाकर खिला रही थी और वो भी बहुत खुशी से खा रही थी। जय तो ये मंजर देखकर दंग ही रह गया था। शायद ही उसके बच्चे कभी उसकी गोद में बैठे हों या इससे पहले इस तरह फ्री होकर बात की हो, मगर इश्का से यूँ फ्री होकर देखना उसे काफ़ी चुभ गया था। मगर शायद वो ये भूल गया था कि बच्चे तो उसी से प्यार के भूखे होते हैं, जहाँ उन्हें प्यार मिले उसी के होकर रह जाते हैं। वो नाश्ते की मेज़ पर आकर बैठा तो सब खामोश हो गए थे। बुआ जी भी खुशी से माँ और बच्चों का प्यार देख रही थी
और आंखों ही आंखों में जय को ये जता भी रही थी कि उन्होंने कितना सही फैसला किया, जबकि जय उनके इशारों को नज़रअंदाज करता नाश्ते में मग्न हो गया था, क्योंकि उनके नज़दीक इश्का बच्चों से प्यार का सिर्फ दिखावा कर रही थी। भला कभी सौतेली माँ भी गैर बच्चों के मोहब्बत निछावर कर सकती है, जबकि सगी माँ उनकी नहीं बन सकी तो सौतेली क्या बनेगी। ये भी वो बस पैसों की खातिर आई है। उसने कड़वेपन से सोचते हुए सिर झटक दिया। दिन गुजरते चले गए। बुआ जी अपने घर जा चुकी थी, जबकि उनकी शादी को 1 महीना हो चुका था। उनका रवैया पहले दिन जैसा ही था, जबकि बच्चे जैसे जैसे इशिका से और अधिक अटैच होते जा रहे थे। कभी इशिका से अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवाते, तो कभी कोई और बात करते। वो भी माथे पर एक भी बल लाए बिना उनकी हर फरमाइशें आंखों पर रखती। इस 1 महीने में ही बच्चे खुशी से चमकने लगे थे, चेहरे चमकने लगे थे। पहले जो डरे सहमे रहते थे, अब उनकी शरारतें और हंसी इस वीरान घर में गूंजने लगी थी। जय अक्सर उनकी मोहब्बत पर हैरान होता, क्योंकि अब तक उसने इश्का की नीयत में कोई खोट नहीं देखी थी। आज जब वो घर पहुंचा तो रोज के हिसाब से घर में खामोशी थी। वो कुछ हैरान हुआ, क्योंकि जब से इश्का घर में आई थी, घर की वीरानी खो गई थी। वो जब भी ऑफिस से आता तो बच्चों को लॉन्च में इशिका के साथ कभी खेलते हुए कभी पढ़ते हुए पाता। आज खामोशी को महसूस करके हैरान होना बनता था। वो कमरे में गया, बैग वगैरह रखा और बच्चों की खबर बाद में लेने का सोचकर बाथरूम में फ्रेश होने घुस गया था। जैसे ही फ्रेश होकर बाहर निकला, इश्का को तैयार हुआ पाया, जो उसके प्रेस कपड़े अलमारी में टांग रही थी। 2 मिनट के लिए तो वो उसकी खूबसूरती में खो गया था। होश उड़ा देने वाला हुस्न, जज्बातों में आग लगा देने वाला खूबसूरत नाजुक फिगर, और ऊपर से गुलाबी रंग की साड़ी ने उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। वो झटके की आवाज़ पर पलटी तो वो भी होश में आते हुए खुद को बुरा भला कहने लगा था, जबकि वो अब तक उसकी अच्छी तरह जायजा ले चुका था। इश्का चलती हुई इसकी तरफ आई और मुस्कुराई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, जय ने उस पर तंज के तीर चलाए। वेरी गुड, तुम अपनी मासूमियत का चोला इतनी जल्दी उतार फेंक के मैंने सोचा भी नहीं था। क्या मतलब है आपकी इस बात का? इश्का, जो उसे कोई और बात बताने वाली थी, हैरानी और नासमझी से उसे देखते हुए गुस्से से पूछ बैठी थी। उसे ये बात बहुत बुरी लगी थी। मतलब बहुत जल्द समझ में आ गया। वैसे क्या प्लान बनाया है तुमने? और मैं तुम्हारा फैन बन गया। पहले बच्चों को अपने करीब किया, फिर धीरे धीरे मेरे भी काम करने लगी, और अब ये इस तरह बन ठन कर फुल तैयारी के साथ मेरे कमरे में मुझे इम्प्रेस करने पहुंच गई, ताकि मैं तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंस कर तुम्हें अपनी संगत के कुछ पल बख्श दूं। वैसे मैं तो इम्प्रेस हो गया भाई, बहुत जल्दी नहीं, मुट्ठी में कर लिया तुमने मुझे। सोचा होगा बच्चों की तरह मैं भी तुम्हारी खूबसूरती की जाल में फंस जाऊंगा और तुम्हारे इशारों पर नाचूंगा। जय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए जहर में डूबे तीर चलाए थे। इशिका का इतने बड़े इल्जाम पर दिमाग चकरा गया। वो इंसान उसे क्या समझ रहा था? एकदम गुस्से ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसकी नसें उभरने लगी। ये तो जय था, जो जानता था कि उसका गुस्सा कितना सख्त है, और उसे कंट्रोल करना भी वही जानता था। मगर अफसोस, वो इस वक्त वहाँ था ही नहीं, जो उसे सुकून से कर पाता। वो होता तो शायद वो कभी यहाँ होती ही नहीं। सारी बात उसी की तो थी। वो होता तब ना, इससे पहले कि जय उसे कोई और इल्ज़ाम लगाता। वो गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया मिस्टर जय सिंह। अंदाज पर चौंका। आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरे बच्चों से मोहब्बत एक दिखावा है? मेरी उनसे मोहब्बत आप जैसे लोगों क्या जानेंगे? उन्हें मोहब्बत का मतलब तक नहीं पता। उसने तंज से गर्दन झटका और कहा, तो वो गुस्से से लाल हो गया। कुछ बोलने ही वाला था कि इश्का ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। 1 मिनट, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। आपको किसने कहा कि मैं इतना तैयार होकर आपको रिझाने आई हूँ? क्या आप इस काबिल हैं कि आपसे बात भी की जाए? एक सख्त दिल इंसान जो खुद पर घमंड करते नहीं थकता, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने हुस्न को हथियार बनाकर आपको रिझाऊंगी? और हाँ, बीवियाँ रिझाने का काम नहीं करती, मोहब्बत करने का काम करती हैं, जो मुझे आप जैसे इंसान से हो ही नहीं सकती। और रिझाने वाली आपको बहुत मिलती होंगी, जो आप जैसे लोगों के पीछे भागती होंगी, लेकिन मैं, उसने अपने सीने पर उंगली रखते हुए कहा,
मैं इश्का चौहान हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम मेरी इज़्ज़त, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। आइंदा ये बात सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी बातों ने जय को अंदर तक खा कर डाला। कहाँ लड़कियां उसे देखकर आहें भरती थीं और उसकी अपनी बीवी उसे देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। ये बात उसे जलाकर राख कर गई थी। वो कोई बात सुने बगैर दरवाजे पर हाथ मारती बाहर चली गई। 1 घंटा गुजरने के बावजूद भी जय का गुस्सा कम न हुआ और तब शौर्य और रानी उसके कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें देखते ही उसका सारा गुस्सा भाप बनकर उड़ गया था। पापा, आपको पता है आज हमारा बर्थडे है? और मम्मा को याद था और उन्होंने पूरी तैयारी की थी। बहुत कुछ बनाया था और आपको बुलाने के लिए भी आई थी, मगर उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत खराब थी। फिर हमने अकेले ही पार्टी कर ली। शौर्य ने कहा। जय को एक पल को लगा समझने में कि इश्का आज क्यों तैयार हुई थी। उसे एकदम शर्मिंदगी ने घेर लिया था। वो उसकी तैयारी देखकर उसे कमरे में मौजूद पाकर क्या कुछ गलत समझ बैठा था और हकीकत क्या थी। उसे अपनी ही सोच पर शर्मिंदगी हुई थी। उसने दिल ही दिल में इशिका से माफ़ी मांगने के बारे में सोचा था। जब जय सुबह वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया तो बेड खाली था, जहां रोज उसे बाथरूम से आने पर कपड़े तैयार मिलते थे, मगर आज खाली बेड। उसका मुंह चिढ़ा रहा था। जब से इशिका आई थी उसने जय की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थी। वो मुंह लटकाए अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा, जो आज से पहले तक इशिका ने ही निकाल कर रखती थी, मगर आज उसे खुद निकालने पड़ रहे थे। उसका मूड पूरी तरह से ऑफ हो चुका था और वजह क्या थी वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। तैयार होकर जब वो नीचे आया तो बेताब नजरें इशिका को ढूंढने लगी थीं, जबकि लॉन्च खाली पड़ा था। वो किचन में गया तो खाली किचन उसका मुंह चिढ़ाने लगा, जहां आज से पहले तक इशिका सुबह बच्चों का नाश्ता तैयार करते नजर आती थी। बाहर निकला तो दोनों बच्चे नौकर के साथ मुंह बिसोड़ते हुए सीढ़ियां उतर रहे थे। सुमित्रा उन्हें नीचे लाकर नाश्ता करवाने लगी थी, जिस पर उन्होंने मुंह बनाते हुए नखरे किए थे, जबकि जय ने मुश्किल से 2 ही निवाले लिए थे। बच्चे भी बिगड़े मूड के साथ स्कूल गए थे। जय इशिका के बंद दरवाजे को देखता रह गया था। जब वो वापस आया तब भी घर में खामोशी छाई हुई थी, वरना आम रूटीन में तो इशिका और बच्चे खेलते खिलखिलाते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। कमरा भी आज खाल काट खाने को दौड़ रहा था। हालांकि वो बच्चों के साथ ही रहती थी, फिर भी उसे अपने कमरे में काम करते देखने की आदत हो गई थी। अगले दिन भी यही रूटीन था। साहब जी, मैडम के बगैर बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, नाश्ता भी नहीं कर रहे। अब कोई माँ की तरह देखभाल तो नहीं, बच्चे भी उनसे काफी घुल मिल चुके हैं। सुमित्रा ने उसे दबे शब्दों में इश्का की अहमियत बतानी चाहिए। अच्छा, इश्का कहाँ है वैसे? उसने अपनी बेताबी छुपाते हुए अपने अंदाज को लापरवाह बनाने की कोशिश की थी। साहब जी, मैडम जी की तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने सुबह उठकर बच्चों का नाश्ता बना दिया था और कहा कि अब उन्हें तंग न किया जाए। जय को एकदम परेशानी हुई, मगर उसने अपनी हालात को किसी पर जाहिर नहीं किया। बच्चों को भी वो बड़ी मुश्किल से ही स्कूल छोड़कर आया था। उन्होंने मम्मा मम्मा की रट लगाई हुई थी। 2 दिन और गुजर चुके थे, इश्का कम ही उसके सामने आई थी। जय को ये बात चुभती थी। अब बच्चों के साथ भी वो कम ही पाई जाती थी। बच्चों को उसकी तवज्जो न मिलने की वजह से मुरझा कर रह गए थे। जय अलग परेशान था। शौर्य कल से तेज बुखार में तप रहा था। जय ने सोच लिया था कि वो इश्का से माफ़ी मांग लेगा। अभी वो शौर्य के पास बैठा हुआ था और उसी वक्त इश्का के पास जाने के बारे में सोचा था। इससे पहले कि वो उठता, इश्का खुद ही कमरे में दाखिल हुई और शौर्य की तरफ लपकी और दीवानावार की शौर्य को चूमने लगी थी। उसे तो अभी अभी सुमित्रा ने बताया था कि शौर्य की तबीयत खराब है। वो अपनी सारी जिद को कुएं में डालते हुए भागती हुई चली आई थी। शौर्य भी मम्मा के स्पर्श को महसूस करता बंद आंखों से इश्का को देखने लगा और मम्मा मम्मा करता हुआ उसके गले से लगकर रोने लगा था। चुप हो जाओ मेरी जान, मम्मा आ गई है ना, उसने उसका माथा प्यार से चूमते हुए कहा। फिर वो उसे बार बार चूमती जा रही थी। वो खुद भी बुरी तरह रो रही थी और शौर्य भी जैसे उसे देखकर इमोशनल हो गया था। मम्मा, बहुत गंदी हैं आप मेरे पास क्यों नहीं आई? आ रही थी। सॉरी बेटा, मम्मा आइंदा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, उसने रोते हुए शौर्य को सीने से भींचते हुए कहा था।
रानी भी दौड़ते हुए उसके पास आई तो इश्का ने उसे भी प्यार से सीने से लगा लिया था। यही तो पूरी दुनिया थी इश्का की। जय इन तीनों को हालात देखकर शर्मिंदगी से सर झुका गया था। वो खुद को इन तीनों का मुजरिम समझने लगा था। उसकी वजह से आज वे तीनों, जो कि एक दूसरे पर थोड़ी ही समय में जान छिड़कने लगे थे, एक दूसरे से दूरी पर मुरझा रहे थे। सॉरी इशिका, मैं उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे बच्चों से मोहब्बत पर शक किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और इशिका उस दरवाजे को देखने लगी जहाँ से वो निकला था। 2 दिन और गुजर चुके थे। दोनों के बीच बातचीत सिर्फ बच्चों के हवाले से ही होती थी, लेकिन उस दिन के बाद से वो दोबारा उसके काम करने नहीं गई थी। लेकिन अभी भी वो बच्चों के कमरे में ही रहती थी। वो उसके कपड़े निकाल कर पलट गई थी। आज शाम एक पार्टी थी, तैयार रहना, हमें साथ जाना है। नाश्ते की मेज पर जय ने इशिका को बताया। इशिका ने सिर्फ सिर हिलाकर रजामंदी दे दी। वो उसके यूं चुपचाप रहने पर भी झुंझला गया था। कोई बात ही नहीं पूछती थी, ऐसे किसी रोबोट की तरह उसके सारे काम करती रहती थी। जय आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इशिका से बात करने की कोशिश करता, यहाँ तक कि इशिका का ख्याल उसे हर वक्त सताता। जय आपने दिल के हालात जान चुका था और वो ये भी स्वीकार कर चुका था कि उसे इशिका से मोहब्बत हो चुकी है, मगर इसका इजहार वो अभी तक नहीं कर पाया था। शाम को जब वो ऑफिस से लौटा तो कमरे में फ्रेश होने चला गया। तैयार होकर उसने इशिका को कॉल करके बाहर आने को कहा और खुद लॉन्च में उसका इंतज़ार करने लगा। हील की टिक टिक ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा तो एकदम से उसे देखकर थम सा गया था और दिल की धड़कन जैसे रुकने लगी थी। उसने ब्लैक कलर की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी। साड़ी के किनारों पर ब्लैक मोतियों का काम किया गया था। हल्का फुल्का मेकअप और गले में गोल्ड कलर की नाजुक सी चेन इस सादगी में और भी हुस्न की कयामत ढा रहा था। इस नेचुरल रूप में भी वो उसके दिल का चैन लूट रही थी। चलिए, इशिका ने जय की नज़रों से बचते हुए गला खंगार कर चलने को कहा। उसके जज्बात उसकी आंखों से साफ इशिका पर जाहिर हो रहे थे, जिसे वो अभी समझना नहीं चाहती थी। जय जो मुंह खोले एकटक उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। उसकी आवाज़ पर होश में आया और शर्मिंदा होते हुए फटाफट सर खुजाते हुए उसे चलने को कहा। गाड़ी में भी पूरे रास्ते जय की नज़रें इशिका पर ही टिकी रहीं, जिससे इशिका का मुंह लाल हो गया था। कितने छिछोरे हैं आप, कब से ताड़ रहे हैं। अगर अच्छी लग रही हूँ तो बंदा मुंह से 2 शब्द बोल ही देता है, लेकिन नहीं, तारीफ के शब्द नहीं बोलेंगे, बस छिछोरों की तरह ताड़ते रहेंगे। इशिका ने दिल में सोचा और कनखियों से उसे देखा था। अगर हम इसी स्पीड से जाएंगे तो कल तक पहुंच ही जाएंगे ना। उसने आखिरकार जय की गहरी नज़रों से बचते हुए चिढ़कर उस पर तंज का तीर चलाया था। वो जो उसे देखकर वक्त बिताने को स्लो ड्राइव कर रहा था, उसकी बात पर चौंक कर उसे देखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर में वे पार्टी में पहुंच चुके थे। पार्टी अपने उरूज पर थी। रंग बिरंगी लड़कियां खूबसूरत कपड़ों में लिपटी, खूबसूरत वजूद लिए, लड़कों की बाहों में बाहें डाले इधर उधर घूम रही थीं। इशिका को एकदम उलझन होने लगी। उसके अंदर आते ही मीडिया तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसे घेरे में लेते हुए उसकी खटखट तस्वीरें खींचने लगे थे। इशिका तो इस आफत पर बौखला गई थी। कहाँ देखी थी उसने इतनी गैदरिंग। उसने घबराते हुए एकदम जय का बाजू पकड़ लिया। उसे इतना तो मालूम था कि वो एक बिजनेसमैन है, मगर इतना फेमस होगा ये वो नहीं जानती थी। इशिका का यूं खुद की सेफ्टी के लिए जय का बाजू पकड़ना जय के दिल में तीर सा छेड़ गया था, जबकि दूर खड़ी सुनैना की आंखों में नफरत और जलन की चिंगारी भर गई थी। जय उसे अपने से लगाते हुए एकदम साइड पर ले आया जहां भीड़ कम थी। तुम ठीक हो? जय ने धीरे से पूछा, जबकि इशिका ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। तभी जय को कोई जानने वाली लड़की मिल गई तो वो उससे बातें करते हुआ दूर निकल गया, जबकि इशिका बोर नज़रों से पार्टी में मौजूद यहाँ वहाँ फिरती लड़कियों को देखने लगी। तभी कोई उसके पास आया। उसने सिर उठाकर देखा तो सुनैना उसे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। इन कपड़ों में तुम अपने पति को पसंद आती हो? वैसे उसकी पसंद के कपड़े पहनो तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना कहीं और मुंह मारेगा तो। मुझे पता है वो मुझे चाहता है और मेरे इस लुक की वजह से। उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। इशिका ने एक नज़र सामने खड़ी उस औरत पर डाली जो घुटनों से ऊपर तक की शॉर्ट ड्रेस पहने हुए थी।
गला इतना डीप था कि शर्म के मारे इश्का की नजरें झुक गईं। घूर क्या रही हो? मेरे टाइप की ही मॉडल लड़कियां ही उसे पसंद थीं। देखो ना, यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, किसी ने भी तुम्हारी तरफ ऐसी साड़ी में खुद को लपेट कर नहीं रखा है। हर किसी की नज़र तो मेरे खूबसूरत वजूद पर है। हालांकि मैं तुमसे काफ़ी बड़ी हूँ एज में, सुनैना ने जलन के मारे कहा। मेरे पति को मैं हर हाल में पसंद हूँ, चाहे जैसी भी हूँ। मेरी सारी खूबसूरती सिर्फ मेरे पति के लिए है, ना ही मुझे आपकी तरह शौक है आधा नंगा घूमने का। पता है, बगैर ढकी चीज़ पर कीड़े तो आएंगे ही ना, और ये लोगों की निगाहें कीड़े ही तो हैं जो आपके वजूद पर चिपट गई हैं। पसंद और तुम, वो भी जय को। नेवर, वो तुम्हें अपने बदतमीज बच्चों की आया बनाकर लाया होगा। पास आते जय ने जब अपने बच्चों के बारे में ऐसे शब्द सुने तो गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गया था। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा ताकि उसका मुंह तोड़ सके, लेकिन इससे पहले ही इश्का फट पड़ी। बदतमीज किसको कहते हैं ये शायद आपको पता नहीं है, और बच्चे छोटी मोटी शरारतें करते हैं, इसे बदतमीजी नहीं कहा जाता। मगर बदतमीजी और खुदगर्ज आप जैसे लोगों ही होते हैं जो अपने बच्चों को भी अपनी पर्सनल ख्वाहिशों की वजह से छोड़ देते हैं। और रही बात की मैं जय सिंह की पसंद हूँ या नहीं, इसे प्रूव करने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ होना जय के साथ इस बात का ही प्रूफ खुद ही है कि वो मुझे अपनी बीवी एक्सेप्ट कर चुके हैं। और इससे बढ़कर क्या हो सकता है? वो सर्द अंदाज में बोलती चली गई और सुनैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जय मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उसकी कमर में हाथ डालते हुए एक नज़र सुनैना पर डाली। इशू, माय स्वीटहार्ट, चलो अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाता हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। इश्का एकदम पत्थर हो गई थी, मगर वो जानती थी कि ये सब उसने सुनैना को दिखाने के लिए ही किया है, तो इसलिए उसने अपने धड़कते दिल को संभालने लगी। फिर वो उसे लेकर अपने पार्टनर के पास आ गया। वो उससे मिलने के बाद एक चेयर पर बैठी थी कि एक लड़का उसके पास आया। इश्का, आपने पहचाना मुझे? उसने कहा तो वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी और फिर उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। जी, आप शायद रोहित के कजिन सुभाष हैं, उसने धीरे से कहा, और साथ ही रोहित की याद से आंखें नम हो गई थीं। भाभी, मुझे दुख है कि रोहित के जाने का, मगर देश के लिए कुर्बान हुआ था वो हमारा भाई, सुभाष ने कहा तो वो चुपचाप सिर हिला गई। और बताइए, कैसी हैं आप, और यहाँ कैसे? सुभाष ने चौंक कर पूछा। मेरी शादी हो गई है बिजनेसमैन जय सिंह से, तो उसके साथ यहाँ आई हूँ। वो इस तरह बोली जैसे अपनी किसी जुर्म का इकरार कर रही हो। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया आपने। आपको पूरा हक था कि आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। 3 साल हो गए हैं रोहित को गए हुए, मगर मैं कभी भी आपको नहीं भूला। हमेशा अपनी पत्नी संगीता के बारे में आपसे जिक्र करता था, क्योंकि रोहित भाई बहुत मोहब्बत करते थे आपसे, और उनकी बातों में अक्सर आपका जिक्र होता था। वो बहुत खुश होंगे आपके इस फैसले से। खैर छोड़िए, मैं अपनी वाइफ को बुला कर लाता हूँ, उसे आपसे मिलने का बहुत शौक था, सुभाष ने कहा और आगे बढ़ गया। इससे पहले कि सुभाष वापस आता, जय दूर से खड़ा सब कुछ देख चुका था। पास आया। चलिए घर, वो संजीदगी से बोला। जी, कहते हुए वो उसके साथ उठी। कौन था वो, और वो क्या कह रहा था तुमसे? इश्का ने जय की आवाज़ में शक की झलक महसूस करते हुए चौंक कर उसे देखा। कौन? वही लड़का, जय शब्द चबाते हुए बोला। तो इश्का चौंकी उसके शक भरे अंदाज पर। क्या मैंने आपसे पूछा कि आप सुनैना से आज तक क्यों बात कर रहे थे? नहीं ना, तो आप भी मुझे ये पूछने का कोई हक नहीं रखते। इश्का को उसके शक भरे अंदाज ने दुख पहुंचाया था। तभी अपने आंसुओं का गला घोटती वो संयम से बोली थी। जय को उसका यही अंदाज सर पर आग की तरह लगा। इस बात का क्या मतलब है? क्यों नहीं पूछ सकता मैं? जवाब दो, बीवी हो तुम मेरी, और अपनी हर बात की मेरे आगे जवाब देने का फर्ज है तुम्हारा, ये बात मत भूलना। जय ने उसे देखते हुए सुलगते लहजे में कहा। हूँ बीवी, तो आप मुझे मानते नहीं थे। आप अपने मतलब की बात जानने के लिए ज़मीन से उठकर आसमान पर बिठा देते हैं, और फिर मतलब पूरा होते ही ज़मीन पर पटकने में देर नहीं लगाते। ये बात तो मैं आपके साथ रहते हुए जान ही गई हूँ। इश्का ने तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए सर झटक कर कहा तो जय की बर्दाश्त खत्म हो गई। तुम बता रही हो या नहीं? जय ने आखिरी बार ठंडे लहजे में पूछा। नहीं, इश्का की जिद पर उसने सारे सब्र के पहलू छोड़ दिए और गाड़ी सुनसान
सड़क पर ही रोककर दहाड़ते हुए कहा, उतरो यहाँ से। उसकी दहाड़ पर वो भी 2 पल को दहल गई थी। जय प्लीज, उसने कपकपाते हुए कहा, जबकि जय सीट बेल्ट खींचकर गाड़ी से निकलकर दरवाजे की दूसरी ओर आया और इश्का को कार से खींचते हुए बाहर निकाला। जय, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। इश्का ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, जो वो एकदम तोड़ देने की दर पर था। जब तक तुम मुझे मेरे जवाब नहीं दोगी, यहीं खड़ी रहोगी और मेरे पीछे मत आना। वो ठंडे अंदाज में